तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार अर्जेंट कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 274 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे डी किंग अपने बोट में सबको लेकर उड़ चुका होता है। इसी के साथ हमें उसी फ्लाइंग बोट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डीफू अपनी बॉडी को बेयरली स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। मतलब कि वो अपने बॉडी को बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज कर पा रहा होता है, जिसके साथ वो वहाँ के 9 रिवर्स होली रेलम के यूनिकनेस को सेंस करने लगता है और क्या होता है कि 9 रिवर होली रेलम ये काफी ज्यादा स्टेबल स्पेस है। यहाँ तक कि मेरी स्पेशल एबिलिटी से मुझे ये महसूस हो पा रही है कि मैं यहाँ पे फ्लाई ही नहीं कर सकता हूँ। जिसको सुनकर डी किंग हंसते हुए कहता है कि जीहू होली रेलम के अंदर कई सारे काउंटलेस लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स के होम है और साथ में यहाँ पे कई सारे पावरफुल इंडिविजुअल्स जो कि बिलियंस ऑफ वर्ल्ड से आते हैं वो यहाँ पे रहा करते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे स्पेस स्टेबल न रहेगी तो यहाँ पे फाइट तुम समझ ही सकते हो। मतलब कि यहाँ पे हर एक सबसे लोएस्ट बंदे की भी जो पावर है वो अल्टीमेट लेवल की है और जो नॉर्मल कहा जाता है वो तो फर्स्ट लेवल ऑफ गॉड एम्पायर की स्टेज होती है। तो समझ लो कि उतने बंदे की यहाँ पे जब बैटल होगी तो किस एक्सटेंट तक चली जाएगी और इसी कारण जीहू होली रेलम बहुत ज़्यादा स्टेबल है। वरना अगर वो स्टेबल नहीं रहेगी तो इतने फियर्स फाइटिंग को कोई कैसे विथस्टैंड कर पाएगा। यहाँ के स्पेसेस में हर बार क्रैक आना शुरू हो जाएंगे, हर बार टूट जाएंगे, हर बार बिखर जाएंगी। इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबल होती है और क्या सकते हैं फ्लाई करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके साथ लूफेंग भी हामी बढ़ता है और बताया जाता है कि इसी कारण की वजह से ऑरिजिन वर्ल्ड के भी अंदर पावर रिस्ट्रिक्शंस मौजूद होती है ताकि वो उस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। एक छोटू सा वर्ल्ड होता है, अगर उसमें इतने पावरफुल बंदे आकर लड़ने लग जाएंगे तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ही कोलैप्स हो जाएगा। जिसके साथ लूफेंग यहाँ पे उन सारे 9 रिवर्स के और भी डीपर मीनिंग को समझना शुरू करता है और क्या था कि 9 रिवर्स तो ये एक चेन्स की तरह है जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को सील करके रखी हुई थी, जिसके कारण ये वर्ल्ड और भी स्टेबल हो चुकी होती है। जिससे सुनकर डी किंग स्माइल के साथ कहता कि वेल यहाँ पे वर्ल्ड काफी ज्यादा स्टेबल है, तुमने सही कहा। यहाँ तक कि कोई बंदा अपने आप को सेमी ह्यूमन लेवल्स तक क्यों न ले जाए, यहाँ का स्पेस काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ तक कि उस लेवल के आने के बाद भी आप बहुत ही कम स्पेस ट्रैवल को परफॉर्म कर सकते हो। मतलब कि अपना ओरिजिन कॉन्टिनेंट में लूफिंग कहीं भी टेलीपोर्ट करके चला जाता था, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ का स्पेस काफी ज्यादा ट्रैवल है, मतलब काफी ज्यादा कह सकते हो कि काफी ज्यादा यहाँ का स्टेबल है और यहाँ पर सभी चीजें रेस्ट्रिक्शन से बनी हुई है। यहाँ पे आप अपने पावर्स को तो शो कर सकते हो लेकिन आप फ्लाई नहीं कर सकते हो और साथ में आप अपने पावर्स को फुली तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप उसमें टेलीपोर्टेशन को उतना अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो, 100 डिस्टेंस को ही कर सकते हो। जिसके साथ डी किंग स्माइल करते हुए कहता है कि मेरी ये फ्लाइंग बोट तो ये तो सिर्फ धीरे धीरे ही उड़ सकती है, लेकिन लूफिंग तारीफ करते हुए कहता है कि लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद डी किंग वहां पे कहता है कि मेरे जितने भी 5 क्लोन्स है वो सभी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब यहाँ पे डी किंग नहीं लूफिंग बोल रहा होता, क्योंकि यहाँ पे डी किंग की बातों से ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा बोला, क्योंकि राइटर ने यहाँ पे अच्छे से नहीं बोला कि लूफिंग कह रहा है या डी किंग, लेकिन इस बातों से हम समझते हैं कि लूफिंग कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे लूफिंग कहता है कि मेरे जितने भी 5 क्लोन्स हैं उनके अंदर डिफरेंट टैलेंट्स मौजूद है, सभी अपने ट्रैवलिंग में काफी ज्यादा माहिर है और लेकिन यहाँ के फास्टर स्पीड्स को भी 30 से 40% को भी मैच कर पाएंगे डी किंग के फ्लाइंग बोट के अनुसार। जिसके साथ यहाँ पे लूफिंग अपने सिंगल आई को ओपन करता है और साथ में उसकी एक सीक्रेट टेक्निक जो कि बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसको परफॉर्म करता है। मतलब कि यहाँ पे लूफिंग अपनी तीसरी आंख को लेकर नहीं आया होता है, बल्कि उससे मौजूद उससे बनी हुई उसके एक सीक्रेट टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड करके बाहर निकला होता है। और बताया जाता है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर लूफिंग ने बहुत लंबे अरसे से स्टार टावर्स और साथ में आई ऑफ लाइफ एंड डेथ का यूज करके उसको बहुत मतलब एक्सटेंसिवली स्टडी किया होता है काफी लंबे यूज के लिए। जिसके साथ में ये भी बताया जाता है कि देखो बायोनिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ में आर्टिफिशियल आई ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर कभी कभी आपको फैंगसिंग जी यामियम जो कि चाइनीज में ये दिख सकता है। मतलब कि ये तीनों सेम ही होते हैं जो कि बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं। अब लूफिंग के जितने भी सीक्रेट टेक्निक्स होते हैं जो कि उसने अभी तक क्रिएट करके रखे होते सभी स्टार टावर के डीप लेवल इंस्क्रिप्शन से ही बने होते हैं। लूफिंग ने उन्हीं का यूज करके अपने लेवल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाया होता
होता है। और बात करें सीक्रेट टेक्निक तो उसे डीप लेवल इंस्क्रिप्शन टेक्निक ऑफ आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की मदद से बनाया गया होता है, जैसे कि एक ही कहा जाता है। और वो मिमिक्री मतलब बाइंडिंग ऑफ आई ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब स्टार टावर से कई सारे बना रखे थे, लेकिन जो आई ऑफ लाइफ एंड डेथ होती है उससे सिर्फ एक ही बनाई होती है, जिसको कि अभी करंटली लूफिंग यूज कर रहा होता है। मोरओवर लूफिंग इसको जितना ज्यादा यूज करेगा ये उतना ज्यादा परफेक्ट होता चला जाएगा। इसके साथ लूफिंग अपने इसी बाइंडिंग आई ऑफ एलिनेशंस को यूज करके सभी को ऑब्जर्व करने लगता है। ये लूफिंग की एक ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी जैसी होती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल कह सकते हो, लेकिन इसके लिमिटेशंस काफी ज्यादा कम होती है, जिसे कि आप एक टॉप टायर गॉड एम्पायर रियलम की तरह से मान सकते हो। इसके साथ लूफिंग वहां पे सामने देखने लगता है। जैसे ही लूफिंग अपने उस बाइंडिंग आई ऑफ डिस्ट्रक्शंस को यूज करता है, सामने की तरफ उसे एक फेंट सैंड क्रीचर्स दिखाई देते हैं, जो कि वॉइड में छिपी हुई होती है और काफी ज्यादा दूर छिप गई होती है, मतलब उसी वॉइड में मर्ज थी और छिपी हुई थी। और यहाँ पे लूफिंग देख रहा था कि ये जो फ्लाइंग बोट है वो उसी की तरफ जा रही है, और जो क्रिएचर वहां पे मौजूद है अपने फ्लाइंग बोट को ही निशाना बनाई हुई थी, जिसको देखकर लूफिंग ब्रदर किंग से कहता कि ब्रदर किंग केयरफुल हो जा, सामने की तरफ एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म हमारे लिए तैयार खड़ी है, वो कभी भी एम्बस कर सकती है। अब ये सुनकर डी किंग भी लूफिंग की तरफ सरप्राइज होकर देखने लगता, स्माइल करके कहता है कि ब्रदर लू है, तुम्हारी प्रॉबिंग एबिलिटी तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, मुझे अपने स्पेस डॉग और साथ में सीक्रेट टेरर्स को लेना पड़ता है, उस पर रिलाई करना पड़ता है, तभी मैं इतने दूर के लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट कर पाता हूँ। सामने बताया जाता कि एक किंग यान बीस्ट होता है, मतलब कि ये कौन सा बीस्ट किस तरह का बीस्ट होता है उतना नहीं बताया जाता, बस कहा जाता है कि किंग यान बीस्ट होता है। और वो कहता है कि मैं उस किंग यान बीस्ट को उतने लंबे दूरी से अपने स्पेस डॉग सीक्रेट टेरर्स का ही यूज करके देख सकता हूं। जिसके साथ में बताया जाता है वो फ्लाइंग बोट के बारे में, जो कि अभी अपने नॉर्मल स्पीड में उड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो किंग यान बीस्ट के नजदीक पहुंचता वो सडनली एक्सेलरेट करता है। उसकी स्पीड जो कि 40-50% मतलब 30-40 कह सकते हो, वो बढ़कर 50 से 60% तक चली जाती है। और जैसे ये स्पीड एक्सेलरेट करती है वो किंग यान बीस्ट को पीछे छोड़कर आगे निकल जाती है, जिसकी वजह से किंग यान बीस्ट उसको कैचअप भी नहीं कर पाता। इसके साथ डी किंग कहता है कि यहाँ पे ज्यादा ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स नहीं मौजूद है जो कि मेरे फ्लाइंग बोट की स्पीड को सरपास कर सके, लेकिन फिर भी जो अर्ली पार्ट है वो काफी ज्यादा रिलेटिवली सिंपल होता है, जो मिडल पार्ट होगा है उन्हें हमें रिवर को क्रॉस करना होगा और ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, मतलब कि जैसे वो यांग सिटी में जा रहे हैं तो वहां पे जाने के लिए काफी ज्यादा खतरनाक रास्तों से भी गुजर कर उन्हें जाना पड़ता है, इसलिए वो कह रहे होते हैं जो मिडल का पार्ट होता है उसे क्रॉस करने के लिए काफी ज्यादा डेंजर्स का सामना करना पड़ सकता है। जिसके साथ 2 दिन के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पे स्पेसशिप फाइनली वॉइड के साथ मर्ज हो चुकी थी, जैसा कि वो किसी वॉइड का ही हिस्सा बन चुकी थी और वो काउंटलेस बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक फ्लाई कर चुकी होती है, मतलब काउंटलेस मतलब अनगिनत बहुत ज्यादा बड़ी 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 जगह होती है इस जगह पे। जिसके साथ हमें 9 रिवर्स के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस होता है, जिसको कि देखने पे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो क्रिएचर्स है वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, यहाँ तक कि जब इसको इन्फिनाइट केओटिक स्पेस से भी देखा जाए तो ये पूरे के पूरे इंटायर वर्ल्ड को ब्लॉक कर देगी। जिसके साथ हम बताया जाता है कि इसकी ट्रू वाइड जो होती है रिवर्स की वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है, इसको माप नहीं सकते। और अगर स्पीड देखी जाए अपने स्पेसशिप की जो कि काफी ज्यादा होती है, लाइट की स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन फिर भी उस स्पीड के साथ आपको अगर इसको क्रॉस करना है तो आपको आधे दिन का टाइम लग जाएगा, मतलब समझ सकते हो ये जो रिवर की वाइड होती है जो चौड़ाई होती है वो कितनी ज्यादा होती है। इसके साथ लूफिंग अपनी बर्निंग आई ऑफ डिस्ट्रक्शन से उन सराउंडिंग और या एरिया को ऑब्जर्व करना शुरुआत करता है। डी किंग क्यूरियोसिटी से लूफिंग से पूछता है कि ब्रदर लू है, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे कितने सारे लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स दिखे? तो लूफिंग वहां पे देखता और कहता है कि मुझे तो अभी तक 3 डिस्कवर हुए। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ दूरी पे एक बर्ड ब्लेंडिंग जो कि विंड में अंदर समाई हुई थी, मतलब कि हवाओं के अंदर बर्ड छुपा हुआ था, और साथ में वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन थी जिसके अंदर एक और लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म मौजूद थी, और साथ में वाटर सरफेस के ऊपर एक क्रिएचर वहां पे घात लगाए बैठी हुई थी। अब डी किंग जैसे ही सुनता कि यार 3 क्रिएचर्स वहां पे, तो डी किंग कहता है इम्प्रेसिव, तुम तो काफी काबिल तारीफ हो,
मैंने भी सिर्फ 2 ही डिस्कवर किया है, लेकिन ब्रदर लुवेम तुम तो यहाँ पे 3 लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को डिस्कवर कर पाए हो। तुम्हारी डिटेक्शन एबिलिटी तो सर्टेनली मुझसे भी ज्यादा सुपीरियर है। लू फेंग भी क्या कर सकता था? लू फेंग ने अगर अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को लाया होता तो उसकी डिटेक्शन एबिलिटी कह सकते हो कि थाउजेंड्स ऑफ फोल्ड 10,000 ऑफ फोल्ड्स तक चली जाती, मतलब 10,000 गुना तक चली जा चुकी होती है। लू फेंग यहाँ पे अभी 3 ही देख पा, हो सकता है कि वो 30,000 क्रिएचर्स को आराम से देख पाता, लेकिन ऐसे ट्रेजर्स जिसे कि इन्फिनाइट स्पेस से लाया गया है उसे युवान वर्ल्ड में लाना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि एक बार इसे बाहर लाया गया यहाँ पे बहुत बहुत कई खतरनाक बंदे आके लू फेंग पे अटैक कर देंगे, क्योंकि यार वो इन्फिनाइट स्पेस की असल में एक ट्रेजर्स होती है जिसको कि लू फेंग ने 30,000 पॉइंट से खरीदी होती है, जिसके साथ जो फ्लाइंग बॉट होती है वो कॉस्टलेसली नेविगेट करना शुरू करती है, अपने आप को वॉइड में कंप्लीटली बेंड कर चुकी होती है, साथ में उन सभी लो लेवल ह्यूमन बीइंग से डिस्टेंस बनाकर आगे बढ़ने लगती है, जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ होते हैं वो मेनली जीवे रिवर के अंदर ही रहा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके पास इनफ एनर्जी होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अगर यहाँ पे जब भी वो जीवे रिवर को छोड़कर जाते हैं तो जनरली ज्यादा दूर नहीं जाते हैं और बहुत ही जल्दी वापस आ जाते हैं। अब डी किंग सारी चीजें बता रहा होता है लू फेंग, जिसके साथ वो ये भी कहता है कि ये जितने भी लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर से ये सभी मेयरली अपने लक को ट्राई कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पे किसी प्रैक्टिशनर्स के साथ इनकाउंटर हो जाए, मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि अकेला कोई इनकाउंटर हो जाए प्रैक्टिशनर्स तो उन सबको मार देंगे, लेकिन यहाँ पे जनरली वो ऐसा करते नहीं है, उन्हें देखना भी काफी ज्यादा रेयर हो जाता है। वो जाने देते कि तुम जाओ, जब तक कि उनकी उंगली ना की जाए तब तक वो तुम्हें ज्यादा कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये भी रेयरली होता है। उनका सटका तो तुम उंगली भी नहीं करोगे तो तुम्हारी उंगली काट कर रख देंगे और वो तुम पे अटैक कर देंगे, जिसके साथ वो कहते हैं कि चिंता मत कर, ये जितने भी लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर से ये सभी अपने लक को ट्राई करते हैं और यहाँ पे इन सब की पावर्स जनरली वीक होती है, जिसके साथ डी किंग आगे भी बताता है कि ये जितने भी ट्रूली पावरफुल लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर्स होते हैं वो बिना नेसेसरी के मूव नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मूव करते हैं तो वहां पे जहां पे प्रैक्टिशनर्स रहा करते हैं वहीं पे घुसकर अटैक कर देते हैं ताकि वहां पर जाने के बाद उन्हें हंट डाउन करके वो अपना पेट भर सके। मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि उनकी एक बार सटकी मतलब सटक नहीं रही, लेकिन जबकि सटकी वो जाकर उन सब पे अटैक करके मारना शुरू कर देता है और जब भी यहाँ पे लड़ाई होती तो बहुत ही खतरनाक लेवल की लड़ाई होती है। समझ लो कि वहाँ पे जितने भी क्रिएचर से एक साथ अटैक कर दे तो वो ऑल इन वार हो जाता है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है, ये होता ही नहीं जनरली। जिसके साथ डीबिंग जो कि बगल में होता है वो क्या था कि आखिरकार लोअर टायर ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसको सुनकर डी किंग क्या था कि अल्दो हम उन्हें लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स कहा करते हैं, लेकिन फिर भी तुम ये मत भूलो वो ह्यूमन बीइंग्स ही कहलाते हैं। उनके पास इनहेरिटरी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने कॉन्फाइंस को अपने किस्मत को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, वो अपने फुल पोटेंशियल को कभी भी हासिल नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी जो पावर है वो रिलेटिवली वीक हो जाती है। अगर वो अपने फुल पोटेंशियल को पाले, हर कोई पाले, तो समझ लो यहाँ पे हाकार मच जाएगा। जितने भी ह्यूमंस बीइंग्स से, जितने भी कल्टीवेटर प्रैक्टिशनर्स से, वो सबकी खैर नहीं है। इसके साथ वो भी कहते हैं कि लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स भी जनरली अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्प्रेस पावर्स को पोजेस करते हैं, जिसके साथ डी किंग डीमिंग की तरफ देखकर कहता है कि यहाँ तक कि जो वीकेस्ट लो लेवल ह्यूमन है वो तुम्हारी फोर्स से, तुम्हारी लाइफ फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब डी किंग डीमिंग को समझा रहा होता है कि किसी को कम मत आंकना, सबसे कमजोर वाले लोएस्ट लेवल ह्यूमन बीइंग भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब कि डीमिंग पे अटैक गया तो है, डीमिंग खत्म, टाटा बाय बाय, उसकी पावर्स ही नहीं है। लेकिन ये भी चीज है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो काफी ज्यादा लो होती है, कह सकते हो कि लो नहीं, हम ह्यूमन से मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा उसकी इंटेलिजेंस होती है। लेकिन लू फेंग जिस लेवल तक आ चुका है उसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, उनके अनुसार उसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा कम है। ह्यूमन हम सब नॉर्मल से कंपेयर किया जाए तो वो काफी ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे वो कहते हैं कि इसी कारण उनकी इंटेलिजेंस तो लो है, लेकिन उनकी लाइफ फॉर्म्स काफी ज्यादा पावरफुल है, उनकी फिजिकल बॉडीज काफी ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ तक कि तुम्हें उन सारे वीकेस्ट लो लेवल ह्यूमन लाइफ को मारना भी है। तो जनरली तुम्हारे पास एक अर्ली स्टेज इनलाइटमेंट गॉड एम्पल्स की पावर्स का होना जरूरी है। और ओवरऑल स्ट्रेंथ में देखा जाए तो एक सोल ऑरिजिन ह्यूमन ब्लड लाइन प्रैक्टिशनर जो कि मिड स्टेज गॉड एम्पर आ चुका हो, उस लेवल पे आ चुका, वो उन सब के साथ मैच कर सकता है। मतलब अभी के फिलहाल लू फेंग का लेवल अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर है, इसके
कारण लू फेंग इनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन लू फेंग मेन कैरेक्टर तो आराम से इन सब का सामना कर सकता है। लेकिन जो जनरली अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर के लेवल पे होंगे वो इनका सामना नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ वो क्या होता है कि जीवे होली रियलम में जितने भी गॉड कॉम्बैट पावर है अर्ली स्टेज गॉड एम्पर में, वो एक थ्रेशोल्ड की तरह माना जाता है। मतलब कि आपको वहां तक कम से कम पहुंचना ही होगा। अगर जब तक आप अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर लेवल तक ना पहुंच जाए तब तक आप उन सारे हंटिंग बैटल्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे जितने भी सीरीज के अंदर बिलियंस ऑफ लोग रहा करते हैं, उनमें से जितने के बंदे के पास अर्ली स्टेज गॉड एम्पर की लेवल हो जाती है तो वहां पे वो सभी ग्रुप बनाकर बीस्ट का हंट करना, शिकार करना शुरू कर देते, क्योंकि उन सब का शिकार करना भी जरूरी है। नहीं तो इतने पनपते जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे कि यार उन सब के लिए जीना हराम भी हो जाएगा। जिसके साथ वो कहते हैं कि अगर वो अपने इस लेवल को नहीं पहुंचा तो वो किसी को भी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। जिसके साथ एम्पर मिंग और एम्पर फू एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और लू फेंग को भी थोड़ा सा प्रेशर महसूस होने लगता है। जिसके साथ वो आगे कहते हैं कि जितने भी 80% फ्यूजन टेक्निक है जिसे कि वे ऑफ लाइफ एंड डेथ से समझा जाता है, उसे हम एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पर के थ्रेशोल्ड तक समझ सकते हैं। मतलब जितनों ने भी वे ऑफ लाइफ एंड डेथ के 80% फ्यूजन टेक्निक को सीख लिया है, हम कह सकते कि वो अर्ली स्टेज गॉड एम्पर में कदम रख लिया है। लेकिन जितने भी अल्टीमेट टेक्निक्स ड्रॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ है उन्हें जनरली उन सभी को अर्ली स्टेज गॉड एम्पर के स्टैंडर्ड में रखा जाता है। मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड के बारे में बताया जा रहा होता है। और साथ में जितने भी ट्रू अर्ली स्टेज गॉड एम्प्रस होते हैं उनके हर एक मूवमेंट्स, मतलब अपने सिंपल से सिंपल अटैक्स भी अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लेवल के होते हैं। मतलब अपने शॉट को मांझा तो उसी लेवल्स के होंगे। साथ में उनकी जो टेक्निक्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। कुछ के तो क्लोज लेंस बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके होते हैं। फॉर्चुनेटली वो आगे क्या था कि मेरे 5 क्लोन्स जो मौजूद हैं वो अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लाइफ फॉर्म से, जिसके साथ मेरे पास और भी स्पेशल टैलेंट्स मौजूद है। जब उन सब 5 क्लोन्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो मेरी पावर्स एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पर्स तक कम्पिटिट करने के लिए हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हूँ। मैं अभी तक उन सब में क्वालिफाई नहीं हूँ हंटिंग डाउन करने के लिए। अब लू फेंग भी थोड़ा सा अनस्टडी फील कर पाया था क्योंकि लू फेंग के पास नहीं आई और लाइफ एंड डेथ था, साथ में स्टार टावर्स थी। लू फेंग की अपनी स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा वीक थी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में लू फेंग इसलिए राज कर पाया था क्योंकि लू फेंग के पास स्टार टावर मौजूद थी। लेकिन जबकि लू फेंग यहाँ बाहर निकला तो उसकी पावर्स काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है। इसके साथ हमें उसी रिवर्स के ऊपर के वास्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फ्लाइंग बोट वॉइड के अंदर ब्लेंड छिप कर आगे बढ़ रही होती है और वो उन सभी लो लेवल ह्यूमन बीइंग से एक सफिशिएंट दूरी बनाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके साथ में बताया जाता है कि वहां पर स्पेसशिप के ट्रू नेचर्स को एक ह्यूमन लेवल्स का लाइफ फॉर्म देख लेता है। लेकिन वहां पे जैसे ही वो ह्यूमन लेवल्स का लाइफ फॉर्म होता है वो स्पेसशिप को देखता है, वो अपने स्पीड को ही बढ़ाकर अपने शिप को निकाल लेता है। जिसके बाद हमें जीव होली रियलम के सैक्रेड माउंटेन को दिखाया जाता है जो कि असल में उस जगह का सेंटर एरिया होता है, जिसके कारण वो उसी यूनलैंड सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जबकि आपको यूनलैंड सिटी में जाना है तो आपको 2 रिवर्स को क्रॉस करना होगा, टोटल 9 रिवर्स में से। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग भी डी किंग के स्ट्रेंथ को विटनेस करना शुरू करता है। मतलब रास्ते में डी किंग अपने चतुराई को दिखाता है। डी किंग ने नेविगेट किया था उन सभी डॉ ऑफ स्पेस में आगे बढ़ने के लिए, जहां पे डी किंग काफी लंबे अरसे से यहाँ तो है, कह सकते हो कि उसकी पावर्स ऑलरेडी लू फेंग से काफी ज्यादा होती है। जिसके साथ लू फेंग भी अपने डी किंग से बात करते हुए कहता है कि तुम तो अल्टीमेट वालम सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहे हो, बता द किंग क्या तुम मिड स्टेज ऑफ गॉड एम्पर लेवल में पहुंच चुके हो। मतलब लू फेंग सारी चीजों को देख रहा था जिसे को देखकर वो सरप्राइज हो गया होता और कहता है कि क्या तुम मिड स्टेज ऑफ गॉड एम्पर लेवल तक पहुंच चुके हो या फिर नहीं। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, अपना जो डी किंग होता है वो अभी इस जनरेशन का एम्पर बना होता है, जिसके कारण उसकी पावर्स अभी मिड स्टेज तक ही आई हुई होती है, अभी पहुंची नहीं होती है। जो बाकी के 2 एंचेस्ट है उनकी पावर्स तो ऑलरेडी 3rd और 4th स्टेज में एंटर कर चुकी है। जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग उससे पूछता है, अब जैसा कि वो कंपेनियन है
तो उसकी स्ट्रेंथ को नेचुरली जानना चाहता है। अगर गैप बहुत बड़ा हो गया तो यहाँ पे वो उसके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता था। अब किंग वॉइस को ट्रांसमिट करते हुए कहता है कि यहाँ पे मिड लेवल एनलाइटमेंट गॉड एम्पर बन पाना इतना भी आसान नहीं होता है। मैंने बस हाल फिलहाल में ही मिड लेवल गॉड एम्पर में ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में ही कदम रख दिया था। लो यहाँ पे जीहू होली रियल्म के अंदर और भी अपॉर्चुनिटीज है एडवांस करने को, लेकिन फिर भी अभी तक मैं मिड लेवल गॉड एम्पर रियल्म के अंदर सिर्फ कदम ही रखा हूँ। समझ लो कि मैंने दोनों कदम नहीं रखे हैं, बस अपने पहले कदम को चुना है और ये सिर्फ अभी शुरुआत ही है। और मुझे मिड लेवल एनलाइटमेंट गॉड एम्पर के परफेक्ट करने में काफी लंबा टाइम लगने वाला है। लू फेंग भी समझ जाता है, जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि डी किंग ने ऑलरेडी कुछ मिड लेवल गॉड एम्पर सीक्रेट टेक्निक्स को कॉम्प्रिहेंड कर रखा था। उसकी जो हेल्प थी सीक्रेट वेल्स की, तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ यहाँ पे लू फेंग समझ जाता कि उसकी स्ट्रेंथ डी किंग से काफी ज्यादा दूर हो चुकी थी। लेकिन ये समय समय की बात है, लू फेंग उसको भी कैचअप कर लेगा, जिसके साथ डी किंग लू फेंग की तरफ इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जब हम यूनलान सिटी में एंटर करेंगे तो हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें यूनलान सिटी के अंदर रिसोर्सेज को यूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और साथ में हमें सुटेबल रिसोर्सेज को भी बाय करना होगा, उसको खरीदना होगा और साथ में एप्रोप्रिएट ट्रेजर्स को भी चूज करना। जब हम लोग फुली तौर से प्रिपेयर हो जाएंगे फिर हम लोग एक साथ हंटिंग करने का शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे वो दोनों एम्पर फू और एम्पर मिंग से डिलिबरेटली अवॉइड कर रहे होते हैं, वो दोनों अपने आप में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे वो उन दोनों से बोलेंगे कि हम लोग हंटिंग करने जाएंगे तो उन दोनों की अभी उतनी पावर्स लेवल नहीं है कि वो उन दोनों को हंटिंग करने के लिए ले जा सके। जिसके साथ डी किंग सामने की तरफ देखता और कहता कि हम लोग बस पहुंच ही चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ पे वो कहता है यूनान सिटी, वो वहां पे सडनली आगे की तरफ बढ़ता है और सडनली एक मैसिव सा सिटी दूर में अपीयर हो जाता है। लू फेंग, डीमिंग, डीफुंग सभी उसी की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे एक मैसिव सिटी मौजूद होती है जो कि एक फोर्ट्रेस की तरह होती है। यहाँ पे सिटी के ऊपर नंबरस कलरफुल फॉर्मेशंस मौजूद होते हैं और साथ में कई सारे लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शंस भी होते हैं जो कि पूरे के पूरे यूनलान सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब लू फेंग भी उस जगह को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और क्या था कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग फॉर्मेशंस है, ये तो काफी ज्यादा हैवी है और इसको हिलाया भी नहीं जा सकता है। जिसको देखकर डी किंग कहता है कि ये जितने भी 35 सिटीज जीहू होली रियल्म के अंदर मौजूद है, इन्हें बहुत खर्चे के साथ बनाया गया है। यहाँ पे कई सारे डिफरेंट कल्टीवेशन सिस्टम्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। इन सब का यूज करके यहाँ पे इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए होते हैं। जिसके साथ वो आगे कहते हैं लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी जितने भी लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनके पास पावर्स होती है कि वो अपने कॉन्फाइंस को तोड़कर आ जाते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट्स होती है। मतलब यहाँ पे कुछ के पास इतनी पावर्स मौजूद हो जाती कि वो इन सब सारे डिफरेंट सिस्टम प्रोटेक्शंस को भी तोड़कर निकल आते हैं, हम सब पे अटैक कर देते हैं। ये सारे प्रोटेक्शंस उन सबको अंदर आने से रोक नहीं देती है। लेकिन वो भी कहता है ओकेजनली लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स हमारे यूनलान सिटी पे स्नीक अटैक करते और साथ में वो यहाँ के प्रैक्टिशनर्स पे अटैक करना भी शुरू करते हैं। ये सुनकर डीफू डीमिंग की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यार वो दोनों अभी बच्चे होते इस पूरे ऑर्जिट वर्ल्ड के अंदर, इसलिए उन दोनों की थोड़ी सी फटी भी पड़ी होती है। जिसके कारण फिर से सबको समझाता कि दिलासा देते हुए कहता है कि उन लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को यूनलान सिटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना ये काफी ज्यादा रेयर होता है। एक में से मतलब 10,000 में से सिर्फ एक ही इन्फिल्ट्रेट कर पाता है। जिसके साथ वो बोलना बंद करता है और जो फ्लाइंग बोट होती है वो यूनलान सिटी के मैजेस्टिक गेट के पास पहुंच चुकी होती है। जिसके साथ वो जैसे ही पहुंचती है वहां पे बहुत ही जोर का फ्लक्चुएशन होता है और तभी वहां पे एक बोट के अंदर से एक ब्लरी फिगर बाहर की तरफ देखता है। मतलब उस बोट के बाहर एक ब्लू रॉब बंदा अपीयर होता है। ये ब्लू रॉब बंदा होता है, इसकी बड़ी सी दाढ़ी होती है। वो लू फेंग और बाकी तीनों और साथ में उन सबको देखने लगता है। इसके बाद वो मुड़कर डी किंग की तरफ देखता और कहता है डी किंग इस बार तो तुमने 3 कंपेनियंस और साथ में डजन्स ऑफ न्यू प्रैक्टिशनर्स तक को लाए हैं। जिसको सुनकर डी किंग उस ब्लू रॉब वाले बंदे से कहता है कि कोई ना, ये सभी 35 सिटीज जीहू होली रियल्म्स के अंदर जाना चाहते थे
इसलिए मैंने इन सबको यहाँ पे एंट्री देने की सोच रखी है। जिसके बाद यहाँ पे वो सब बात करने लगते हैं। अब ब्लू ड्रॉप बेयर बंदा स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जब तुम सिटी में एंटर करोगे तो तुम्हें वहां पे 3 दिनों के अंदर केव ड्वेलिंग को रेंट करना होगा। अगर नहीं तुम रेंट ले पाए तो यहाँ पे तुम्हें सिटी से निकाल दिया जाएगा। मतलब रेंट के लिए आपको पैसे की जरूरत है, यहाँ पे आप बिना पैसे आके रहने की कोशिश की तो आपको भगा दिया जाएगा। जैसा कि आपने ऑलरेडी इसके फर्स्ट एपिसोड में देख रहा है कैसे यहाँ पे पैसे ही हर एक चीज होते हैं, आपको हंटिंग करना ही होगा। आप ऐसे नहीं कि आराम से यहाँ पे रह सकते हो, आराम से रहने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे युवान ने सारी चीजें पहले के से डिसाइड करके रखी होती है। जिसके बाद वो ब्लू ड्रॉप बंदा आगे कहता कि सेकेंड जितने भी प्रैक्टिशनर्स है उन सबको हमारे ह्यूमन क्रिस्टल्स को एक ह्यूमन क्रिस्टल को एक पेमेंट के रूप में देना होगा। अगर तुम उसे टाइम से देने से फेल हो गए तो तुम्हें एक सिटी से निकाल फेंका जाएगा। मतलब कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ही ज्यादा होती है। जिसके साथ वो कहता तीसरी बात जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो सिटी के अंदर एक दूसरे को नहीं मार सकते हैं, वरना जब भी ऐसा पता चला तो उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। जिसके साथ वो आगे कहते कि जितने भी नए बंदे हैं उन सबको अपना नाम यहाँ पर रिकॉर्ड करवाना होगा सिटी में एंटर करने से पहले। इसके साथ वो लू फेंग और तीनों की तरफ देखने लगते हैं। लू फेंग भी स्माइल करने लगता है कि मेरा नाम लू फेंग है। लू फेंग अपने असली नाम को छिपाता नहीं है बल्कि रिवील कर चुका होता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लू फेंग ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसका कोई माँ का लाल उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता, इसलिए वहां पे इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके साथ डी किंग और साथ में वहां पे वो सभी डीफू अपने नाम को प्रेजेंट करता है। डी किंग और बाकी सबको ये अच्छे से बताता है कि लू फेंग के मल्टीपल नेम है गैलेक्सी, लुओ ही और लुओ फेंग। जिसके साथ वहां पे ब्लू ड्रॉप बंदा उन सबके अंदर अपने उसी कॉन्शियसनेस के अंदर उन सबके इंफॉर्मेशन को लॉग इन कर देता है। जिसके साथ वहां पे जितने भी नए बंदे होते हैं सबके इंफॉर्मेशन को लॉग इन कर चुका होता है। जिसके साथ डी किंग स्माइल करते हुए कहता है उन तीनों से कि तुम तीनों मेरे केव में रहने वाले हो और जैसा कि एकोमोडेशन फीस होने वाले हैं तो मैं इन सब के लिए 100 यूनिट्स प्रिपेयर करने वाला हूं। जिसके साथ वो उसी ब्लू ड्रॉप को 300 यूनिट्स ऑफ ह्यूमन यांग दे देते हैं। मतलब कि यहाँ पे वो सब गरीब थे, उन सब के पास कोई भी क्रिस्टल्स नहीं थे, इसलिए डी किंग उन सब का खर्चा उठा रहा था। मतलब डी किंग इन सब का माई बाप बन के आया होता है। जिसके साथ ब्लू ड्रॉप अपने उसी इन्फॉर्मेशन में सब चीज डाल देता है। ठीक है लू फेंग डी मिंग डिफू वो सबका एड्रेस तुम्हारा ही केव होने वाला है। मतलब कि अपने लू फेंग डी मिंग डिफू डी किंग के ही केव में रहने वाले थे। इसके साथ सब लोग अपने प्रैक्टिस वो सारे प्रोसीड्यूर को कंटिन्यू कंप्लीट कर लेते हैं। अब डी किंग अपने बोर्ड को अपने पास रख लेता है और साथ में डी किंग उन सबको लू फेंग और उन तीनों को लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है। जैसे लू फेंग आगे बढ़ना शुरू करता है वहां पे लू फेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पे बहुत कल्टीवेटर्स होते हैं। लू फेंग एक ही ग्लास में देख पाया था कि वहां पे काउंटलेस केव्स मौजूद थे और उन सारे केव्स के अंदर वो सारे कल्टीवेटर्स फ्रीक्वेंटली बाहर निकला करते थे। अब सिटी के अंदर मौजूद थे तो वो सब फ्लाई कर सकते हैं, बाहर की जगह में वहां पे फ्लाइंग पे रिस्ट्रिक्शंस होती है। जब तक आपकी पावर्स एक सर्टेन लेवल तक ना चली जाती हो तब तक आप फ्लाई नहीं कर सकते हो, लेकिन सिटी में आपको फ्लाई करने की अनुमति होती है। अब लू फेंग एक ही झटके में देख पाया था कि वहां पे मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर्स मौजूद थे जिनके अंदर डिफरेंट एंटायर और ऑराज मौजूद थे जिनकी पावर्स काफी ज्यादा मौजूद थी। मतलब कि यहाँ पे लू फेंग कई सारे नंबर सेक्ट्स के बंदों को देख पाता जिनके कल्टीवेशंस करने के अंदाज लगता है उन सबके पावर्स भी डिफरेंट टाइप होती है। इसके साथ एम्पायर फू अपने मिक्स्ड फीलिंग्स में होते हैं, जहाँ पे वो कहता है कि मैं ऑलरेडी यहाँ के वीकेस्ट में से भी वीक हूँ। अब यहाँ पे वो ये सोच रहा होता क्या था कि आखिर क्यों एम्प्रेस और मोनार्स बाहर जाना चाहते हैं, क्यों रिस्क लेना चाहते हैं, आखिरकार क्यों वो इन सबको डिले करना चाहते हैं कि उनका जो एक्सटेंशन है वो देरी से हो। आखिरकार क्यों? ये इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि आउटसाइड में है, जब वो बाहर जाएंगे तो वो वहाँ के हिराकी के अंदर बॉटम के अंदर आएंगे। यहाँ तक कि डार्क होली रिलम के अंदर जो फाउंडर्स ऑफ टू नेशन से वो भी सिर्फ ऑर्डिनरी और इनकॉन्सिपियस से बंदे हैं। मतलब वहाँ पे उनका नहीं चलता है, भले ही वो इस यूनियन सिटी में आ जाए तो उनकी पावर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे डार्क होली रिलम में उनसे भी पावरफुल
बंदे मौजूद थे, इसलिए यहाँ पे ये सब ऐसा कर रहे होते हैं और बंदों की फटी पड़ी होती है। जिसके साथ डी किंग आगे कहता है कि देखो, जो तुमने अभी गेट पे 3 रूल्स के बारे में सुने ना, लास्ट में था एक दूसरे को मारना प्रोहिबिट, और जहाँ पे ये इसको वायलेट करेगा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में कहता है कि तुम्हें इन रूल्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी को ही कल्टिवेटर्स के द्वारा बनाया गया है। अगर यहाँ पे कोई तुम्हें पनिश करना चाहेगा तो उनके पास अपनी इनफ एविडेंस होनी चाहिए, तो वो भी तुम्हें पनिश कर सकता है। मोर एवर यहाँ पे एक बंदे की अलग अलग कल्टिवेशन सिस्टम्स और अलग अलग कलेक्ट मेथड्स होती है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल होती है, जिसके कारण एक बार उसे मार दिया जाए तो पता लगाना पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि रियल कल्प्रिट कौन होता है। अब लू फेंग भी यहाँ भी बढ़ता है, जिसके साथ एग्जाम्पल से बताया जाता है कि मान लो किसी ने अपने क्लोन को भेजा जो कि अपने आइडेंटिटी को चेंज करके स्टेल्थी अटैक करके उसको मार दे, जिसके कारण तो उसके आइडेंटिटी को पता लगाना भाई मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये मैटर ड्रॉप हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है। जैसे लू फेंग ने अपने आइडेंटिटी को गोल्डन मास्क में तब्दील करके सब सारे एम्प्रेस मुनासिब को मारना शुरू किया था। सेम टू सेम लू फेंग अगर यहाँ पे ऐसा कर दे तो लू फेंग को कौन ही पहचान पाएगा। इसके साथ डीमिंग की तरफ देख कर कहा था कि डीमिंग तुम दोनों काफी वीक हो, इसलिए तुम दोनों के लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट है कि तुम दोनों अपने आप को गरीब दिखाओ। मतलब कि वो दोनों को कह रहा होता है कि तुम दोनों का सबसे ज्यादा सेफेस्ट तरीका यही है कि यूनियन सिटी में अपने आप को गरीब दिखाओ। शायद जितने भी रूल्स है उन पे विश्वास करने के लायक नहीं, इसलिए यहाँ पे रिस्क मत लेना। तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा है, इसलिए अगर तुम एक बार अपने किसी ट्रेजर्स को दिखाओगे तो तुम्हारी मौत दूर नहीं है। लेकिन अगर तुम काफी ज्यादा गरीब हो तो तुम सेफ हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें इससे यूज टू होना ही चाहिए। डीमिंग और डीफू भी हामी भरता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन में डीमिंग और डीफू ऑलरेडी वहाँ पे आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने काफी ज्यादा जो चीट को सुन लिया था, जिसके साथ वो फाइनली यूनियन सिटी के इनर सिटी में एरिया में आ चुके होते हैं। डी किंग कहता है कि देखो आगे हमारे केव ड्वेलिंग मौजूद है। इसके साथ वो कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ मैं अपने अंदर की केव एनर्जी के थोड़े से हिस्से को तुम दोनों को दूंगा, जो कि तुम्हारे अभी धीरे धीरे कल्टिवेशन करने में काफी ज्यादा मदद करेंगे, और बाकी के जितने भी एनर्जी बचेंगे उन्हें मैं लूहिम और अपने आप में बांट लूंगा। जिसके साथ डीमिंग और डीफिंग भी शांति से सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह पे रह पाना ही उनके लिए बड़ी बात होती है। साथ में उन्हें एनर्जी भी मिल रही होती है, वो भी काफी अच्छी थी। जिसके साथ डी किंग लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि ब्रदर लूहिम, मैं अभी के फिलहाल 100 ह्यूमन क्रिस्टल पर सीजन केव ड्वेलिंग में दे दूंगा, जो कि मैं अभी ये सारे फर्स्ट मिलियनियम के कोस्ट को कवर कर दूंगा, मतलब 1000 सेंचुरीज तक के रहने के भारे को अपना डी किंग ही देगा। लेकिन वो क्या था कि इसके बाद हम अपने रेंट को इक्वली स्प्लिट कर देंगे। ऑफकोर्स तुम चाहो तो 1 मिलियन मतलब फर्स्ट मिलेनियम के बाद अपनी एक नई केव को ले सकते हो, जो कि आगे ही लू फेंग लेगा। लेकिन इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आगे लू फेंग का क्या प्लान होता है। लू फेंग यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में कल्टीवेशंस पे ही ध्यान दें अपने उन सारी जानकारी को ले, क्योंकि अभी आते ही लू फेंग उन सबसे लड़ तो नहीं सकता। लू फेंग की पावर्स काफी कम होती है, इसलिए लू फेंग को अभी कल्टीवेशंस पे ध्यान देना होगा कुछ एपिसोड्स तक, जैसे कि मैंने कहा कि अभी शांति प्रिय रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।